मैं हूं वो गद्दार जिसने अपने ही राजा को बेच दिया। मेरी एक गद्दारी ने भारत को 200 साल की गुलामी दे दी। जब मेरे सैनिक लड़ सकते थे, मैं दुश्मनों के साथ खड़ा था। लाखों लोग मरे, लेकिन मुझे सिर्फ कुर्सी चाहिए थी। आज भी लोग किसी धोखेबाज को देखकर मेरा नाम लेते हैं। मैं हूं मीर जाफर। एक शख्स की गद्दारी ने 200 साल की गुलामी दे दी इस देश को। एक की वजह से लाखों हिंदुस्तानियों का खून बहा। एक ने अपने ही राजा को धोखा दिया और अंग्रेजों को तख्त थमा दिया। ये देशभक्त नहीं थे, ये दुश्मन भी नहीं थे, ये थे हमारे ही लोग जिन्होंने भारत माँ को पीठ में छुरा घोंपा। आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे खतरनाक गद्दारों की, जिनका नाम इतिहास ने तो लिखा, लेकिन स्कूल की किताबों ने छुपा दिया। देखते रहिए, क्योंकि इनकी कहानी आपको हिला देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा दर्दनाक भी है। हम हमेशा अपने महान योद्धाओं की, वीरों की, क्रांतिकारियों की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस काले अध्याय की बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भारत का इतिहास सिर्फ शौर्य की गाथा नहीं है, इसमें धोखे की कहानियां भी हैं, विश्वासघात के किस्से भी हैं। ऐसे लोगों की दास्तान भी है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूरे देश को दांव पर लगा दिया। इतिहास के पन्नों में ये नाम है तो, लेकिन इन्हें उस शर्मिंदगी के साथ याद नहीं किया जाता जिसके ये हकदार हैं। तो आज हम वो काम करेंगे। आज हम इन 5 गद्दारों को उनकी असली पहचान देंगे। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। नंबर 5, मीर जाफर। वो शख्स जिसने पलासी में भारत बेच दिया। साल था 1757। जगह थी पलासी का मैदान, आज का पश्चिम बंगाल। एक तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के युवा, जोशीले और स्वाभिमानी शासक। उनके पास 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, तोपें थीं, ताकत थी। बंगाल की धरती पर उनका राज था और उस राज की रक्षा करने की ताकत भी उनके पास थी। दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज, जिनके पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। मैदानी ताकत में बराबरी भी नहीं थी। अंग्रेजों के पास कोई मौका नहीं था। कोई भी समझदार इंसान उस वक्त ये नहीं कह सकता था कि 3,000 सैनिक 50,000 के सामने टिक पाएंगे। ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म लग रही थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक हथियार था, मीर जाफर। मीर जाफर था नवाब का सबसे करीबी सेनापति, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। जब नवाब को किसी पर सबसे ज्यादा यकीन था तो वो मीर जाफर था। जब नवाब को लगता था कि उसकी सेना सुरक्षित हाथों में है तो वो हाथ मीर जाफर के थे। लेकिन उस भरोसेमंद चेहरे के पीछे था सिर्फ एक ख्वाब, खुद नवाब बनने का। रॉबर्ट क्लाइव ने इस लालच को भांप लिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त समझौता किया, सिराजुद्दौला को हटाओ, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। और मीर जाफर मान गया, बिना एक पल सोचे, बिना एक पल रुके। उसने अपने नवाब की पीठ में छुरा घोंपने का फैसला कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसे एक कठपुतली की गद्दी मिल जाए। 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई शुरू हुई। नवाब के 50,000 सैनिकों में से 35,000 सैनिक मीर जाफर की कमान में थे और वो लड़ाई के दौरान एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। सोचिए जरा, 35,000 सैनिक खड़े हैं, तैयार हैं, हथियार उनके पास है, ताकत उनके पास है, लेकिन वो हिल भी नहीं रहे, क्योंकि उनके सेनापति ने उन्हें रोक रखा है, क्योंकि उनके सेनापति ने दुश्मन से हाथ मिला लिया है। वो खड़े रहे, बस देखते रहे, जबकि नवाब के बाकी सैनिक अकेले लड़ते मरते रहे। अंग्रेजों ने चंद घंटों में बंगाल जीत लिया। वो लड़ाई जो हो ही नहीं सकती थी वो हो गई। वो हार जो नामुमकिन थी वो हो गई, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने अपने देश से ज्यादा अपनी कुर्सी को अहमियत दी। नवाब सिराजुद्दौला भाग निकला, लेकिन पकड़ा गया और 2 जुलाई 1757 को उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसकी उम्र थी सिर्फ 24 साल। 24 साल का एक नौजवान जो अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता था, उसे मार दिया गया, क्योंकि उसके अपने सेनापति ने उसे दुश्मनों के हाथ सौंप दिया। और मीर जाफर वो बन गया बंगाल का नवाब। लेकिन ये नवाबी थी झूठी, ये कठपुतली की गद्दी थी। असली ताकत थी अंग्रेजों के हाथ में। मीर जाफर को जो मिला वो सिर्फ एक दिखावा था। वो टाइटल था नवाब का, लेकिन हुक्म चलाते थे क्लाइव और उसके जैसे अंग्रेज अफसर। जो आदमी गद्दारी करके कुछ पाना चाहता था, उसे असल में कुछ मिला ही नहीं, और इतिहास ने उसे वो नाम दिया जो वो डिजर्व करता था। मीर जाफर आज भी उर्दू और हिंदी में गद्दार का पर्यायवाची है।
पलासी की उस एक हार ने भारत को 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। बंगाल की वो धन संपदा जो पूरी दुनिया में मशहूर थी, अंग्रेज उसे लूटकर इंग्लैंड ले गए। वो सोना, वो रेशम, वो मसाले, वो हुनर जो भारत की पहचान था, सब चला गया। और इस सब की जड़ में था एक आदमी का लालच, एक आदमी की गद्दारी, मीर जाफर। बंगाल का अकाल 1759 से 1773 के बीच पड़ा। उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। अंग्रेजों ने बंगाल का अनाज लूटा था। जब अकाल पड़ा तो भी लगान वसूला, लाखों लोग भूख से मर गए। ये सब शुरू हुआ था पलासी से, और पलासी हुई थी मीर जाफर की वजह से। एक आदमी की गद्दारी, करोड़ों लोगों की मौत। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये इतिहास का सच है। नंबर 4, जयचंद, वो राजा जिसने भारत का दरवाजा दुश्मनों के लिए खोल दिया। अगर मीर जाफर ने बंगाल बेचा तो जयचंद ने पूरे हिंदुस्तान का दरवाजा खोल दिया। साल था 1192, दूसरी तराइन की लड़ाई। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर के महान राजपूत राजा, योद्धा, कवि और हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासकों में से एक। पृथ्वीराज चौहान वो नाम था जिसे सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। उनकी तलवार की धार और उनके दिल का साहस दोनों बेमिसाल थे। दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, अफगानिस्तान से आया आक्रमणकारी जो बार बार भारत पर हमला करता था और बार बार हारता था। पहली तराइन की लड़ाई 1191 में हुई थी। पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया था। गोरी घायल होकर भागा था। उसकी सेना तितर बितर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि गोरी अब दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जयचंद था, कन्नौज का राजा। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पुरानी दुश्मनी थी। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता को स्वयंवर से उठा लिया था। ये जयचंद के अहंकार पर सबसे गहरा घाव था। एक पिता का घाव, एक राजा का अपमान। वो इसे भूल नहीं सका, वो इसे माफ नहीं कर सका। और इस निजी दुश्मनी में, इस एक अहंकार में जयचंद ने वो कदम उठाया जो इतिहास का सबसे काला कदम बन गया। उसने मोहम्मद गोरी को संदेश भेजा, दोबारा आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक भारतीय राजा ने एक विदेशी आक्रमणकारी को न्योता दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने हमवतन से बदला लेना चाहता था। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि जयचंद ने गोरी को रसद दी, रास्ते की जानकारी दी और पृथ्वीराज के खिलाफ मोर्चा खोलने में हर तरह की सहायता की। 1192 में दूसरी तराइन की लड़ाई हुई। पृथ्वीराज हार गए, पकड़े गए। कहा जाता है कि उन्हें अंधा कर दिया गया, अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां उन्हें मार दिया गया। भारत के सबसे महान राजपूत राजाओं में से एक गद्दार की साजिश की वजह से खत्म हो गए। और जयचंद को क्या मिला? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। गोरी ने जयचंद को भी नहीं बख्शा। कुछ साल बाद चंदावर की लड़ाई 1194 में जयचंद खुद भी मारा गया। उसका राज्य भी लूट लिया गया। उसके महल में भी आग लगाई गई। उसके लोगों को भी वही दर्द सहना पड़ा जो उसने पृथ्वीराज के लोगों को दिलवाया था। जिस दुश्मन की उसने मदद की, उसी ने उसे खत्म कर दिया। यही था जयचंद का अंत। दर्दनाक, शर्मनाक और बिल्कुल सही। लेकिन उसकी गद्दारी का परिणाम ये सिर्फ उसकी मौत तक नहीं रुका। उसकी गद्दारी का परिणाम था सदियों की गुलामी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विदेशी आक्रांताओं का भारत में स्थायी पांव जमाना। जब दिल्ली सल्तनत आई तो क्या हुआ? मंदिर तोड़े गए, विश्वविद्यालय जलाए गए। नालंदा, जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, जहां लाखों किताबें थीं, उसे जलाया गया। कहते हैं नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो 3 महीने तक जलती रही। हजारों साल की भारतीय ज्ञान परंपरा राख में मिल गई। ये थी जयचंद की गद्दारी की कीमत। आज भी जयचंद शब्द हिंदी में देशद्रोही का पर्यायवाची है। जब भी कोई अपने देश के खिलाफ काम करता है, लोग कहते हैं ये तो जयचंद निकला। एक गद्दार की पहचान सदियों बाद भी जीवित है। नंबर 3, मान सिंह, वो राजपूत जो राजपूत के खिलाफ लड़ा। ये नाम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग राजा मान सिंह को महान मानते हैं, कुछ उन्हें गद्दार। लेकिन इतिहास के जो तथ्य हैं वो आज हम आपके सामने रखेंगे और फैसला आप खुद करेंगे। राजा मान सिंह, आमेर यानी आज के जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा, अकबर के नवरत्नों में से एक, मुगल सेना के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक। इनकी तुलना बड़े बड़े योद्धाओं से होती थी। लेकिन एक घटना है जो इन्हें इस लिस्ट में लाती है। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के वो शेर जो अकबर के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं थे, जिन्होंने जंगलों में भटकना कबूल किया लेकिन मुगलों की अधीनता नहीं, जिनका घोड़ा चेतक आज भी राजस्थान की लोक कथाओं में जिंदा है, जिनका नाम आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व के साथ लिया जाता है।
दूसरी तरफ था मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह के हाथ में। एक राजपूत दूसरे राजपूत के खिलाफ लड़ रहा था। महाराणा प्रताप और मान सिंह की एक बार मुलाकात हुई थी युद्ध से पहले। प्रताप ने मान सिंह को धिक्कारा था। उन्होंने कहा था कि तुम राजपूत होकर भी मुगलों की रोटी खाते हो, अपने ही भाइयों के खिलाफ तलवार उठाने को तैयार हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मान सिंह नाराज होकर चला गया और कहा जाता है उसी के बाद उसने प्रताप के खिलाफ युद्ध के लिए अकबर से अनुमति मांगी, जैसे उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। और हल्दी घाटी में क्या हुआ? महाराणा प्रताप घायल हुए। उनका प्रिय घोड़ा चेतक मारा गया। वो घोड़ा जिसने घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित निकाल लिया और फिर गिर पड़ा। प्रताप को युद्ध छोड़ना पड़ा। वो अरावली के जंगलों में चले गए। क्या मान सिंह गद्दार था? कुछ इतिहासकार कहते हैं वो राजनीतिक समझदारी से चल रहे थे। मुगल साम्राज्य की ताकत के आगे झुकना रियलिस्टिक था। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अकबर से समझौता किया। ये राजनीति थी। लेकिन दूसरे कहते हैं जब एक राजपूत दूसरे स्वाभिमानी राजपूत के खिलाफ विदेशी शासक की तरफ से तलवार उठाए, वो गद्दारी नहीं तो क्या है? महाराणा प्रताप ने जो चुना वो था स्वाभिमान। जंगलों में भूखे रहना कबूल किया, घास की रोटियां खाना कबूल किया, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। मान सिंह ने जो चुना वो था स्वार्थ, ऐशो आराम, सत्ता, दौलत। इतिहास ने प्रताप को याद रखा एक नायक की तरह, मान सिंह को याद रखा एक सवालिया निशान की तरह। और ये सवाल आज भी उठता है जब एक राजपूत दूसरे राजपूत को हराने के लिए विदेशी की मदद लेता है, वो कौन होता है? जवाब आप खुद सोचिए। नंबर 2, उमीचंद और राजा दुर्लभ राय, वो दलाल जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया। पलासी की साजिश में मीर जाफर तो था ही, लेकिन उसके साथ 2 और नाम थे जिन्हें इतिहास ने लगभग भुला दिया। लेकिन इन दोनों के बिना वो साजिश मुमकिन नहीं होती। पहला नाम उमीचंद। उमीचंद एक अमीर व्यापारी था, कलकत्ता का नवाब का दोस्त भी था और अंग्रेजों का दलाल भी। दोनों तरफ से खाता था, दोनों तरफ से कमाता था। उमीचंद ने मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच की गुप्त बातचीत में बिचौलिए का काम किया। उमीचंद ने मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच की गुप्त बातचीत में बिचौलिए का काम किया। वो दोनों के बीच संदेश लेकर जाता था। साजिश को अंजाम देने में उसकी अहम भूमिका थी, लेकिन उमीचंद ने इसमें अपना हिस्सा भी मांगा। बंगाल के खजाने का 5% और 30 लाख रुपए। क्लाइव ने उससे डील तो की, लेकिन 2 अनुबंध बनवाए, एक असली एक नकली। नकले अनुबंध में उमीचंद का हिस्सा लिखा था, असली में उसका नाम था ही नहीं। क्लाइव ने उमीचंद को नकला अनुबंध दिखाया और कहा, हाँ तुम्हारा हिस्सा है, चिंता मत करो। पलासी की लड़ाई हो गई, अंग्रेज जीत गए, मीर जाफर नवाब बना। और जब उमीचंद अपना हिस्सा लेने गया तो असली अनुबंध सामने आया। उसमें उमीचंद का कोई नाम नहीं था। क्लाइव ने हंसते हुए कहा था, एक गद्दार के साथ धोखा करना गुनाह नहीं। उमीचंद कभी इस सदमे से उबर नहीं पाया। उसका दिमाग चला गया, वो पागल होकर मरा। यही हश्र होता है गद्दारों का। जो खुद धोखा करता है उसे धोखा मिलता है, जो किसी की पीठ में छुरा घोंपता है उसे आगे से वार मिलता है। उमीचंद की जिंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरा नाम राजा दुर्लभ राय। दुर्लभ राय नवाब का दीवान था, उसका सबसे करीबी प्रशासनिक अधिकारी, जिसे नवाब ने हर तरह का भरोसा दिया था। लेकिन दुर्लभ राय भी उस साजिश का हिस्सा था। उसने युद्ध के दौरान जानबूझकर गलत फैसले लिए, सेना को गलत दिशा में भेजा, नवाब को गलत सलाह दी। जब सही वक्त पर सही कदम उठाने की जरूरत थी तो दुर्लभ राय ने देरी कराई। ये सब उसने जानबूझकर किया, क्योंकि उसने भी अंग्रेजों से डील की थी। ये दोनों भले ही इतिहास में कम चर्चित हों, लेकिन पलासी की उस साजिश में इनकी भूमिका उतनी ही काली थी। नंबर 1, राघोबा, पेशवा रघुनाथ राव, वो आदमी जिसने मराठा साम्राज्य को दांव पर लगाया। और अब नंबर 1, सबसे बड़ा गद्दार। ये नाम उतना मशहूर नहीं है, लेकिन इसकी गद्दारी के नतीजे उतने ही भयानक थे। पेशवा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा कहा जाता था, ये नाम 1775 के आसपास का है। पहले समझते हैं बैकग्राउंड। मराठा साम्राज्य, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने खड़ा किया था, जो भारत की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक था, जिसने मुगलों को चुनौती दी थी, जिसने दक्षिण से उत्तर तक अपना परचम फहराया था, जिसकी ताकत को देखकर दुश्मन कांपते थे। पेशवा, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री, असली शासक। राघोबा पेशवा बनना चाहता था, ये उसका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन मराठा सरदारों ने उसे पेशवा मानने से इनकार कर दिया। उन्हें राघोबा पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था वो इस पद के लायक नहीं। और एक राजनीतिक विवाद भी था जो और गहरा था। राघोबा पर आरोप था कि उसने अपने भाई नारायण राव पेशवा की हत्या करवाई थी, ताकि वो खुद
पेशवा बन सके। जो आदमी अपने सगे भाई को मरवा सकता है वो देश के साथ क्या करेगा। और मराठा सरदारों ने जब उसे पेशवा मानने से इनकार किया तो राघोबा ने वो कदम उठाया जो इतिहास का सबसे शर्मनाक कदम था। उसने अंग्रेजों से मदद मांगी। सूरत की संधि 1775। राघोबा ने अंग्रेजों को वसई और मराठा क्षेत्रों में अधिकार देने का वादा किया। भारत की जमीन, अपने ही देश की जमीन एक विदेशी ताकत को सौंपने का वादा किया, सिर्फ इसलिए कि उसे पेशवा की गद्दी मिल जाए। शिवाजी ने जो साम्राज्य खड़ा किया था उसके एक उत्तराधिकारी ने उसे अंग्रेजों के सामने रख दिया। ये सोचकर ही दिल दुखता है, मराठा साम्राज्य जिसने दशकों तक मुगलों को टक्कर दी थी, जिसकी सेना के आगे बड़े बड़े आक्रमणकारी रुक गए थे, उस साम्राज्य को एक आदमी की सत्ता लालसा ने खतरे में डाल दिया। राघोबा की इस गद्दारी की राज्य में घुसपैठ करने का मौका मिला। पहला आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। हाँ, मराठों ने उस युद्ध में आखिरकार बाजी पलट दी। 1782 में सलबाई की संधि हुई, थोड़ी राहत मिली, लेकिन राघोबा की गद्दारी ने जो दरार डाली वो कभी पूरी तरह भरी नहीं। अंग्रेजों को एक बार जो रास्ता दिखा दिया वो रास्ता उन्होंने छोड़ा नहीं। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध और 1818 में मराठा साम्राज्य का अंत। शिवाजी का सपना मिट गया। उस अंत की एक बड़ी वजह थी अंदरूनी गद्दारी, अंदरूनी फूट, जिसकी शुरुआत राघोबा जैसे लोगों से हुई थी। राघोबा को वो पेशवा की गद्दी मिली भी नहीं जिसके लिए उसने इतना सब किया। वो इतिहास में एक ऐसे आदमी के तौर पर दर्ज हुआ जिसने अपने भाई को मरवाया, अपने साम्राज्य को दुश्मनों के सामने रखा और बदले में कुछ नहीं पाया। यही था नंबर 1 गद्दार, राघोबा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। कमेंट में बताइए इन 5 में सबसे बड़ा गद्दार कौन था आपके हिसाब से, और कोई नाम जो आपको लगता है इस लिस्ट में होना चाहिए था वो भी लिखिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें क्योंकि इतिहास जानना हर भारतीय का हक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।